हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश से स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। हम सुपर 30 का ये तीसरा वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आज हम करने वाले हैं कुछ और 10वीं कक्षा के एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 16 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे, वो काफ़ी अच्छे प्रश्न थे, उनको सोल्व किया था। और आज उससे आगे के कुछ प्रश्न करने वाले हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है अपना, इसका रहने वाला है ये 2 नंबर प्रश्न है इसका। यदि 3, 7, 9 x 5 का समांतर माध्य 6 हो तो x का मान होगा। ये अपना प्रश्न है। यदि 3, 7, 9 x और 5 का समांतर माध्य 6 हो तो x का मान क्या होगा। तो देखिए, ये सवाल करने से पहले मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इस सीरीज में हम ऐसे 30 वीडियो डालने वाले हैं जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाएंगे और आपके स्कोर को 90+ लेके जाएंगे। चाहे आपने अब तक कितनी तैयारी की हो, लेकिन अगर इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेते हो, जो इतना बताया जाता है इसमें तरीका, उनको अगर आप तैयार कर लेते हो तो आप आराम से 90 या 95+ जा सकते हो। तो देखिए, अभी अपना प्रश्न नंबर 2 का पहला कर रहे हैं हम। दी है संख्याएं, क्या दी है, 3, 7, 9 x 5 का समांतर माध्य हमें दिया है। समांतर माध्य 6 दिया है हमें, और x का मान पूछा है कि x का मान क्या होगा। तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, जितनी संख्याएं होती है सबको जोड़ देते हैं और जो नंबर ऑफ जो इनकी संख्याओं की जो संख्या है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 कितनी है ये, उसका भाग दे देते हैं। तो सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, 3 और 7 10, 10 और 5 15 और 9 24 प्लस x कितना बन रहा है जोड़ इनका, 24 प्लस x, और बटे में क्या आएगा, संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, और बराबर है कितना, माध्य दिया कितना है। ये समांतर माध्य का सूत्र होता है। तो समांतर माध्य आ कितना रहा है इस सूत्र की मदद से, 6 आ रहा है। तो हमें जो गायब पद है उसको ज्ञात करना है। ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में, यानी 24 प्लस x बराबर 6 गुणा 5, यानी 24 प्लस x बराबर कितना आ गया अपने पास, 30। और x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर बन जाएगा अपने पास 30 माइनस 24, जो होगा x बराबर आ रहा है अपने पास 6। यानी इस जो पहला खाली स्थान है इसमें क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आयत ए ओ बी सी के 3 शीर्ष, ए है 0, 3, ओ है 0, 0 तथा सी है 5, 0। इसके विकर्ण की लंबाई क्या है, आयत दिया हुआ है हमें। तो ऐसे प्रश्नों में अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप क्या करोगे, पहले तो डायग्राम बनाओगे, और डायग्राम ही बनाओगे आप, क्योंकि डायग्राम बनाने से ये प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, नंबर 2 रहेगा इसका। आयत है ए ओ, आयत है ए ओ बी सी, ए ओ बी सी, ये आयत है अपने पास, और इसमें 3 बिंदु के निर्देशांक दिए, चौथे बिंदु का निर्देशांक हमें नहीं दिया। तो पहले एक आयत बनाते हैं। ये अपना आयत बन जाएगा। अब देखो, इन बिंदुओं को नाम दे दो। ये मान लो ए हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। अब हमें क्या दिया है, जिन जिन बिंदु के निर्देशांक दिए उनके लिख लो। ए के दिए 0, 3, यहाँ पे ए के निर्देशांक है अपने पास 0, 3। ओ के दिए 0, 0, ये ओ के हो गए 0, 0, और ये सी के दिए अपने को 5, 0, सी के दिए 5, 0। तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। विकर्ण कहाँ बन रहा है इसका, विकर्ण ये बन रहा है, विकर्ण ये बन रहा है। तो ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें, तो ज्ञात कर देते हैं। तो ए सी की दूरी ज्ञात कर देते हैं। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट में
एक्स माइनस एक्स वाले से एक्स वाला घटाना है अपने को, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो कितना बनेगा, AC बराबर आ जाएगा 25 प्लस में 9 जिसका रूट है, यानी AC का मान आ जाएगा अपने पास 25 और 9 कितने होते हैं, 34। तो ये आ गया रूट का 34, यानी इसमें विकर्ण का मान कितना आ रहा है अपना, रूट 34, रूट का 34। नेक्स्ट में रूट का 34 आ गया। नेक्स्ट नंबर 3 देखिए, रूट 3 टेन थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान, रूट 3 नंबर 3 है ये, रूट 3 टेन थीटा बराबर 1, रूट 3 टेन थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान हमसे पूछा है। तो कैसे करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, इस रूट 3 को इधर 1 की तरफ लेके आते हैं, तो ये गुणा में है, किस में आएगा, भाग में, यानी टेन थीटा बराबर अपने पास बन जाएगा 1/√3। अब 1/√3 इसका मान हम टेन में कुछ रखते हैं ताकि टेन से टेन कट जाए और अपने पास थीटा का मान बच जाए। तो टेन की टेबल में अपने को टेन 30 पे मान मिल जाएगा 1/√3, तो वो मान हम 1/√3 की जगह रख देते हैं, क्या, टेन 30 डिग्री। तो ये अपने पास बनेगा टेन थीटा बराबर टेन 30 डिग्री, टेन से टेन गया, अपने पास क्या बचा, थीटा बराबर 30 डिग्री, क्या बचा, थीटा बराबर अपने पास आ गया 30 डिग्री। ये हो गया अपना इसका नंबर 3। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 4 नंबर क्या है, एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो आयतन व क्षेत्रफल का अनुपात होगा। एक गोले की त्रिज्या दी गई है हमें 3 सेंटीमीटर, तो इसके आयतन और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है हमसे। तो आपको गोले का आयतन भी पता होना चाहिए और गोले का क्षेत्रफल भी। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब देखो इसमें अनुपात चाहिए तो बटे में लेंगे हम, तो क्या होगा, 4 से 4 कट गया, ये 3 बटे में आ जाएगा, यानी पाई से पाई कट गया, और r स्क्वायर से पावर गई, बचा सिर्फ r, ऊपर तो बचा 1, ये नीचे आ गया, यानी 1 गुणा r, नीचे बचा 3, यानी अपने पास है r/3। तो r का मान इन्होंने 3 दिया है, तो 3/3 कट गया, यानी अपने पास आ रहा है 1:1। क्या आ रहा है, 1:1। अगर गोले की त्रिज्या 3 होगी तो आयतन और क्षेत्रफल के बीच अनुपात क्या रहेगा, 1:1 रहेगा। नेक्स्ट नंबर 5, यदि कोई प्रेक्षण वर्ग की उच्च सीमा में आता है तो वह अगले खालिस्तान में लेते हैं। क्या करते हैं, जब अपने प्रेक्षण दिए होते थे उनको अपने सारणी बनाते थे उनसे, तब हम क्या करते थे कि जो प्रेक्षण, जैसे अपनी सीमा रहती थी, इसमें नंबर 5 कर रहे हैं, जैसे अपनी सीमा थी 0 से 2, तो जो उच्च प्रेक्षण वर्ग यानी जो 2 आता है वो किस में जाता है, अगले वर्ग में जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अगले वर्ग में। अगले तो लिखा हुआ है प्रश्न में, अपने को सिर्फ कितना लिखना है, वर्ग में, अगले वर्ग में जाता है। नंबर 6 है समांतर श्रेणी 7 5 3 1 -1 का सारवंतर है। नंबर 6 श्रेणी हमें दी है 7 5 3 1 और पहले 1 है फिर -1 है। इसका सारवंतर पूछा हमसे, तो सारवंतर क्या होता है, A2 - A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, उत्तर आ जाएगा अपने आप। तो घटाते, 5 -7, 5 में से माइनस के 7 जाएंगे तो बचेगा कितना, -2, यानी डी का मान क्या होगा इसमें, -2। तो इसका सारवंतर क्या आ जाएगा, -2। अब नेक्स्ट नंबर 3, अब हम प्रश्न नंबर 3 करेंगे। जो अपना एग्जाम पैटर्न पे बनाया हुआ पूरी सीट, इसमें जो एग्जाम में प्रश्न जिस प्रकार आने वैसे ही आएंगे। आपके रिक्त स्थान 6 आएंगे, तो 6 हमने इसमें ऐड किए हैं। छोटे प्रश्न 18 आएंगे, 2 उसमें पहले करवा चुका था, 16 आपको इससे पहले वाले वीडियो में करवा दिए थे। और उसके बाद ये तीसरा प्रश्न है जिसमें आपके 12 प्रश्न आने वाले हैं, जो हम आज करने वाले हैं।
नंबर 3 देखिए, पहला, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, चाप की लंबाई क्या होगी? यानी हमें चाप खंड ज्ञात करना है, कितना होगा। हमें इन प्रश्नों को लैंग्वेज में लिखना भी है, छोटे प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी रहने वाले हैं। नंबर 3 हमें दिया क्या है? दिया है वृत्त की त्रिज्या, ये आपको क्लास में बताया हुआ है लैंग्वेज कैसे बनानी है। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है आपको, आप ब्रैकेट में आर लिखोगे, जो हमें मिली है 10 सेंटीमीटर। कितनी मिली है? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें इस पर केंद्र पर अंतरित कोण कितना मिला है? केंद्र पर अंतरित कोण यानी थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो चाप खंड की लंबाई क्या होती है, या चाप की लंबाई लिख लो, उसमें जो प्रश्न में लिखा है वो। तो चाप की लंबाई हो जाएगी 2 पाई आर थीटा बटे 360। अपने इस प्रश्नावली में 2 ही सूत्र थे, एक तो त्रिज्य खंड, 2-3 काफ़ी सूत्र थे इसमें। तो एक तो चाप खंड था, त्रिज्य खंड था और वर्तखंड था, बाकी सूत्र यही काम में आने थे। एक था अपना पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, जिससे क्या करते थे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते थे। कोई वृत्त था, उसमें अगर इस प्रकार तो त्रिज्याओं द्वारा बनाए जाने वाला खंड त्रिज्य खंड होता है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने पास ये सूत्र था। और इस परिधि जो काट रहा है चाप खंड, इसकी लंबाई ज्ञात करने का सूत्र था परिधि का, थीटा बटे 360 कर दो। तो 2 पाई आर थीटा बटे 360, इसमें मान रख देते हैं 2 गुणा पाई का मान 22 बटे 7 गुणा आर का मान हमें 10 दिया है, गुणा थीटा है 60 बटे 360, कटेगा 6 बार, 2 से 3 बार। ये अपने पास बन गया पाई का मान, तो ऊपर तो बन रहा है 220 और बटे में आ जाएगा 21। अब आप भाग दोगे इसमें, भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 21 से कम 21 बचा 1, 10 नहीं जा रहा 0, 10.21 चौके 84, 10.4 लगभग आ जाएगा, 10.4 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर तीसरे का दूसरा, नीरज और धीरज मित्र हैं। नीरज और धीरज मित्र हैं, उनके जन्म दिवस की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए जब जन्म दिवस समान हो। एक दिन जन्म दिवस होने की प्रायिकता क्या होती है? 1/365। एक दिन होगी, इसका मतलब संभावित परिणाम क्या है? एक ही तो है, एक दिन हो सकता है। नंबर 2 इसका देखिए, नीरज और धीरज का सेम दिन होने के लिए संभावित परिणाम क्या है? संभावित परिणाम 1 है और कुल क्या है? कुल परिणाम है 365। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? P समान दिन, समान जन्म दिवस, सॉरी जन्म लगा देना आप इसमें, जन्म दिवस, एक संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम 365। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। एकदम आसान प्रश्न है ये, अगर थोड़ा सा आप दिमाग से काम लोगे तो। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है किसी शंकु की ढालू यानी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। हम त्रिज्या कर सकते हैं, उसके बाद त्रिज्या का डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? व्यास। देखिए प्रश्न क्या दिया गया हमें दिया है, इसमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई, नंबर 3 रहेगा ये। शंकु की तिर्यक ऊंचाई लिखना है आपको पूरा, यानी L दिया है हमें कितना? 5 सेंटीमीटर और H दिया है 4 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है कि इसका व्यास कितना होगा? व्यास 6 सेंटीमीटर होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि 5, 4, 3 का क्या होता है? ट्राइको होता है। तो हम पहले शंकु बनाएंगे एक अच्छा सा। ये देखिए अपना शंकु रेडी हो गया। ये अपना शंकु है, ठीक है। और जो इस शंकु के आधार के व्यास पर लंबवत होता है वो होती है शंकु की ऊंचाई। यहाँ से डाला गया लंबी क्या होती है? इसकी ऊंचाई होती है। ये H है, ये L है
और ये है आर। तो यहाँ पे आप देखोगे 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी हमें क्या लगानी है, इसको नाम दे दो चाहे ए ओ बी। ए ओ बी में क्या लगानी है, पाइथागोरस में लगानी है। इसकी मदद से अपने आर का मान आ जाएगा, और व्यास पूछा है तो आर के मान को डबल कर देंगे तो अपना व्यास हो जाएगा। अब एल का मान हमें 5 दिया है, यानी कर्ण का मान तो 5 है, तो 5 का वर्ग 25। आप इसको पूरा लिखोगे एकदम एग्जाम में, बराबर लंब अपने पास 4 है, 4 का वर्ग होता है 16, प्लस आधार आर का मान हमें नहीं पता, इसका स्क्वायर। ये इधर जाएगा तो 25 में से 16 गए 9 बचेंगे, और इधर है आर स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, और आर का मान क्या बन जाएगा 3। जब आर का मान 3 आ गया, हमसे पूछा है व्यास, तो व्यास क्या हो जाएगा 2r। 2r यानी 2 गुणा 3, जो कितना होता है 6। ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, घन का पार्श्व पृष्ठीय का सूत्र लिखो। घन के सूत्र सभी लिख लेते हैं अपने, इसमें हमसे जो पूछा है पार्श्व पूछा है, अपने घन के जितने संबंधित सूत्र है सभी लिख लेते हैं। नंबर 4, घन का संपूर्ण क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। इसकी सभी जो भी भुजा है उन सब का वर्ग करो, और 6 उसमें फलक होते हैं, यानी उसमें 6 वर्ग बनते हैं। घन में 6 फलक होते हैं। इस प्रकार का घन होता है, बना रहे हैं हमने। एक जैसे फलक होते हैं, 6 वर्गाकार फलक होते हैं उसमें। ये अपना घन है 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 फलक होते हैं, 4 साइड में, एक तला और एक छत। इस प्रकार का अपना घन होता है। इसमें हमें पूछा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ यानी सभी पृष्ठों का क्या हो जाएगा। इसमें 6 फलक है, तो और है कैसे 6 वर्गाकार है, एक वर्ग का भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 वर्गों का क्या हो जाएगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो और अब पूछा पार्श्व, यानी सिर्फ 500 का, तो पार्श्व पृष्ठीय क्या हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। 2 फलक हटा दिए तो 2 हटा दो, जितने फलक है उससे गुणा कर दो भुजा स्क्वायर का, 4 गुणा भुजा स्क्वायर, ये पार्श्व पृष्ठीय हो जाएगा। एक चीज बची है सिर्फ, इसमें कितनी मात्रा आ सकती है, यानी इसका वॉल्यूम कितना है, यानी इसका आयतन कितना है। तो घन का आयतन, घन का आयतन ये क्या हो जाएगा। अब एक अपने बात करें कि आयतन के लिए क्या करते हैं, अपने जो तला होता है उसका क्षेत्रफल और ऊंचाई के साथ गुणा। इसमें तला एक वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और इसका ऊंचाई भी क्या है भुजा ही है, तो ऊंचाई का गुणा करेंगे अपने अगर भुजा स्क्वायर के साथ, यानी भुजा का गुणा करेंगे भुजा स्क्वायर के साथ, तो अपने पास क्या बनेगा भुजा क्यूब। क्या बनेगा भुजा क्यूब। ये अपने हो गए घन के तीनों सूत्र। जो आपके पूछा हमसे था पार्श्व पृष्ठीय, वो हो जाएगा बीच वाला अपना इसका उत्तर हो जाएगा। ये इस प्रश्न का अपना आंसर है। बाकी तीनों सूत्र आपके रिवाइज हो चुके हैं अच्छे से। नेक्स्ट नंबर 5, एक गांव के 32 परिवारों में उनके सदस्यों की संख्या निम्न सारणी अनुसार, इसका बहुलक बताइए। तो बहुलक सबसे ज्यादा वर्ग वाला होता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है वही क्या होगा बहुलक होगा। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आया, सबसे ज्यादा बार आया है इसमें 6 सदस्य संख्या वाले परिवार, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा। लिखना है आपको ऐसे, नंबर 5 है ये, दिए गए बंटन में या सारणी में सर्वाधिक बारंबारता 10 है, सर्वाधिक बारंबारता 10 है, जो
6 सदस्य संख्या वाले 6 सदस्य संख्या वाले परिवार की है। अतः बहुलक 6 सदस्य संख्या वाले परिवार है। ये हो गया आपने इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें आप लोग मार खाने वाले हो। क्या है प्रश्न? प्रथम 10 समभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। इस शब्द पे गौर कीजिएगा, जो लिखा हुआ है इसमें 10 समभाज्य, इस शब्द पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भाज्य संख्याओं में कुछ विषम संख्याएं भी आती हैं। देखते हैं अपने नंबर 6 है ये। तो प्रथम 10 समभाज्य कौन सी हो जाएगी? प्रथम 10 समभाज्य संख्याएं कौन सी होगी? पहली दो सम है, बिल्कुल सर है, लेकिन क्या दो भाज्य है? दो सम है, लेकिन क्या दो भाज्य है? दो भाज्य नहीं है। 3 भाज्य है? नहीं है। 4 भाज्य है। तो पहली अपनी संख्या क्या होगी? 4। 5 भाज्य नहीं है। 6 भाज्य है, सम भी है 6। 7 भाज्य नहीं है। 8 भाज्य है, सम भी है 8। 9 भाज्य तो है लेकिन सम नहीं है, तो 9 को काउंट हम नहीं करेंगे। 10 सर सम भी है और भाज्य भी है 10। 12 सम भी है, भाज्य भी है। 14 सम भी है, भाज्य भी है। 15 भाज्य है लेकिन सम नहीं है। 16 सम भी है और भाज्य भी है। कितने होगी? 3 6 7। उसके बाद 18 20 और 22। अब 21 भाज्य तो है लेकिन सम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अपनी 10 समभाज्य संख्या होगी। अब हमसे पूछा है इनका माध्य, तो सबको जोड़ दीजिए और 10 का भाग दे दीजिए। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा अपने पास? देखिए 22 18 40 20 60 60 और 30 90 90 और 10 100 112 120 120 और 10 130। कितना बन गया? सबका जोड़ कितना आ रहा है? माध्य बराबर ये हो जाएगा अपने पास। आप सबके बीच में निशान लगा के लिखोगे 4 + 6 + 8 + 10 इस प्रकार, और बटे में क्या आ जाएगा? 10। लास्ट में इनका जोड़ कितना आ रहा है? 130 बटे में आ जाएगा 10। 0 से 0 कट गया, यानी इसका माध्य कितना आ रहा है अपने पास? 13। कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, एक घनाभ की विमाएं, हमें एक घनाभ की विमाएं दी गई है और इसका आयतन हमसे पूछा है। तो घनाभ की विमाएं क्या क्या है? घनाभ का आयतन क्या होता है? अब हम घनाभ के सभी सूत्र जान लेते हैं क्या होते हैं। घनाभ का ये अच्छा भी है घनाभ, क्योंकि इसमें सूत्र थोड़े से डिफिकल्ट भी बनते हैं, लेकिन वैसे अगर ट्रिक बना ले तो बहुत आसान है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय देखते हैं पहले, उसके बाद आयतन पे बात करेंगे और इस प्रश्न पे बात करेंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा? ये बनेगा अपने पास 2 बाहर आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये अपना इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। अब हमें क्या करना है? 4 प्रश्नों का पूछा है हमसे, 4 प्रश्नों का पूछे सब पार्श्व में, तब क्या करेंगे हम? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जिन 4 का पूछा होता है, जैसे अपने साइड साइड का पूछ ले, तला और फर्श छोड़ दे, तला और फर्श छोड़ देगा तो लंबाई और चौड़ाई वाला ये हिस्सा गायब हो जाएगा, एक तो यही होगा, और इसके जैसे 2 गुना में आ रहा है ऊपर वाला, और ये दोनों यही गायब होंगे, इसमें ये बच जाएगा। तो अपने पास आ जाएगा 2h बाहर कॉमन आ जाएगा, b + l। ये इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। नेक्स्ट इसका आयतन क्या होता है? तीनों विमाओं की गुणा। तो आयतन क्या होगा?
आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये अपना इसका आयतन हो गया। अब प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न में क्या था? प्रश्न में हमें विमाई दिया है, लंबाई 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, इसमें जो लिखा कुछ नहीं है तो अपने कुछ भी मान सकते हैं। हमें आयतन चाहिए, तीनों गुणा ही करना है और गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता पहले बात का। तो क्या बनेगा? लंबाई है इसकी 9 गुणा चौड़ाई है इसकी 8 गुणा ऊंचाई है 6, सबको गुणा कर देंगे। 9 8 72, 9 8 72 और 72 का गुणा करना है 6 से, तो 420 वो हो गया, 12 वो हो गया, तो 432 सेंटीमीटर क्यूब, 432 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तीन 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 12 सेंटीमीटर ऊंचाई की ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। हमें बेलन की त्रिज्या दी गई है और ऊंचाई दी गई है, इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो बना लेते हैं बेलन। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r h होता है। बेलन के सभी सूत्र भी हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट अपना बेलन रहने वाला है। बेलन के बारे में चर्चा करते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो हमसे पूछा है इस प्रश्न में। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r h, और संपूर्ण क्या होता है? संपूर्ण रहने वाला इसका 2 पाई r प्लस h, और आयतन, बेलन का आयतन रहता है पाई r स्क्वायर h। अब हमसे पूछा है इस प्रश्न में क्या कि अगर इसके बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें त्रिज्या दी है, r का मान दिया है 3.5 और ऊंचाई h का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में रख देंगे, किसमें? 2 पाई r h में। तो क्या बनेगा? 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 3.5 गुणा 12। अब 3.5 से हटाएंगे दशमलव तो बटे में 10, 5 बार, और 5 से 2 बार, और 2 से 2 गया। हमें करना है 12 का गुणा 22 के साथ, तो क्या बनेगा? 12 2 24 का 4, ऐसे लगी 2, 12 2 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट देखिए, 4 3 2 6 5 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करनी हो और इस प्रकार की ज्ञात करनी हो तो फिर बल्ले बल्ले ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो हमें क्या करना है? इनको आरोही क्रम में सेट करना है, और जितने पद है उसमें 2 का भाग देख के देख लो। अगर विषम है तो फिर n+1/2वां पद होता है, और अगर सम है तो n/2वां पद होता है। तो देखिए क्या हो रहा है। नेक्स्ट अपना रहेगा इसमें 4 3 2 6 और 5 की माध्यिका। तो आरोही क्रम में लिखते हैं इनको, तो क्या बनेगा? 2, आप इसको एग्जाम में लिखोगे बिल्कुल आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। उसके बाद 2 3 4 5 और 6, ये रहने वाला है। अब देखिए कितने पद है इसमें? 5, तो अपने विषम पद मिल जाए तब तो और ही आसान हो गया। 5 + 1/2 यानी तीसरा पद होगा इसका। तो तीसरा पद क्या है? 4। तो माध्यिका क्या होगी इसकी? माध्यिका हो गई 4। ये अपना इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक पास्य को छानने पर एक समभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। समभाज्य, तो पास्य पे समभाज्य 2 है ऐसी संख्याएं जो सम भी है और भाज्य भी है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है? पास्य को उछालने में समभाज्य संख्या के संभावित परिणाम क्या है? संभावित परिणाम इसके रहने वाले हैं, संभावित परिणाम इसके होंगे, एक तो होगा 4 और 6,
दो ही होंगे, यानी कुल संभावित परिणाम अपने बन रहे हैं 2 इसमें, और कुल कितने हैं 6, कुल हो गए 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, P समभाज्य लिख दो, P समभाज्य क्या हो जाएगी 2/6 काट के, यानी 1/3 इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए नंबर 11, यदि एक बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान हो गया। अभी हमने बेलन के आयतन के सूत्र के बारे में बात की थी थोड़ी देर पहले, क्या था, पाई आर स्क्वायर था। तो हमें दिया है बेलन का आयतन दिया है हमें कितना 448 पाई, और ऊंचाई दी है हमें 7 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूले में रख देते हैं पाई आर स्क्वायर एच में, उत्तर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 448 पाई। अब देखो पाई का मान रखना नहीं है क्योंकि पाई से पाई कट रहा है, आर का मान हमें ज्ञात करना है, एच का मान दिया है 7, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 448, और ये गुणा में था बटे में आ गया, और इसका मान है 7, तो 7 काटेंगे, 7 छके 42, बचा कितना 2 28, 7 चौके 28, यानी आर स्क्वायर का मान आ गया अपने पास 64। तो स्क्वायर हटाएंगे इधर लग जाएगा रूट, और रूट 64 का मान कितना होता है +- 8 होता है। अब त्रिज्या माइनस की हो नहीं सकती क्योंकि ये लंबाई है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा आर बराबर 8 सेंटीमीटर। ये अपनी आ गई इसकी त्रिज्या। नेक्स्ट देखिए प्रश्न इसका लास्ट नंबर 12, उसके बाद अपने बड़े प्रश्नों में आ जाएंगे। माध्य बहुलक और माध्यक में संबंध सूत्र लिखिए। इनमें संबंध क्या होता है, माध्य बहुलक और माध्यक में संबंध होता है, ये लिख लो आप 12 नंबर में। अच्छा है, ये हो सकता है इस बार आ जाए क्योंकि ज़्यादा उठाया जा रहा है प्रश्न। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, यानी माध्यिका का 3 गुणा में से अगर माध्य का 2 गुणा घटाएंगे तो बहुलक बचेगा। ये अपना इसका संबंध होता है, ये आप अच्छे से याद ही कर लेना, और इसको सिद्ध करना देखना है तो अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको सिद्ध भी कर लेंगे। बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना सिद्ध करने की ज़रूरत है, ये ठीक रहेगा, इतना आप याद कर लेना अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, ये काफ़ी करवाया जा चुका है, √3 √5 इस प्रकार का प्रश्न आपको यूट्यूब पे मैंने एक पहली प्रश्नावली की वीडियो में करवाया हुआ है। तो ये नया प्रश्न नहीं है, अपने को टारगेट नए प्रश्नों का रखना है, तो ये प्रश्न आप वहाँ से देख सकते हो। प्रश्न नंबर 4 जो पहली प्रश्नावली की वीडियो में बहुत ही सुंदर तरीके से करवाया गया है, उसमें √5 का करवाया है, तो √5 की जगह सिर्फ आपको √3 रखना है, बाकी सेम वही प्रॉपर्टी रहने वाली है इसमें। और ये प्रश्न ज़्यादा इस बार पिछली बार का आया हुआ है तो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट रहेंगे वो हम करते चलेंगे। ये प्रश्न आप देखना चाहो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस वीडियो की, आप वहाँ से देख सकते हो। देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, ये अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट भी है। x² -√3 + 1x + √3 के शून्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में आप लोग प्रश्न को देख के घबरा जाओगे, बाकी प्रश्न कुछ नहीं है इस प्रश्न के, तो सब कुछ इन्होंने प्रश्न में ही दे रखा है, लेकिन आप ये रूट देख के घबरा जाओगे, तो आपको घबराना नहीं है। देखिए बहुत ही आसान है। प्रश्न क्या दिया है हमें, x² -√3 और प्लस का 1 x और प्लस में है √3, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो अपने पास शून्य के तरीके थे, जो वैसे तो इस प्रश्नावली में शून्य ज्ञात करने के 3 तरीके हैं, पूर्ण वर्ग और ये मध्यपद विभाजन, और एक श्रीधराचार्य यानी 2 विभाजन सूत्र से उससे कर सकते हैं। लेकिन अपने जो प्रचलित तरीका हम जो करते आ रहे हैं अपने प्रश्नावली में, वही लगता है मध्यपद विभाजन वाला, क्योंकि इसमें मध्यपद का विभाजन करके दिया है इन्होंने, मध्यपद का विभाजन इन्होंने करके दिया है, तो हम वही काम में लेंगे जो इन्होंने दे रखा है। तो क्या करेंगे, मध्यपद विभाजन लगाएंगे इसमें, मध्यपद विभाजन से, मध्यपद विभाजन विधि द्वारा
मध्य पद क्या है, इसका विभाजन करेंगे हम। मध्य पद अपने पास है √3 + 1x। अब इन्होंने विभाजन करके दे रखा है, देखो √3 और 1 को गुणा कर जोड़ोगे तो वापस यही बन जाएगा, और √3 और 1 का गुणा करोगे तो भी क्या आ रहा है, √3। तो यही करना है अपने को, यही रखना है। अब लेने अपने को दोनों माइनस के पड़ेंगे, क्योंकि जोड़ हमें चाहिए माइनस में, और माइनस के लेंगे तो गुणा अपने आप प्लस में बन गया। तो ये इसने करके दे रखा है हमें मध्य पद का विभाजन, हमें करना भी नहीं है, सिर्फ इसको ये अंदर गुणा करवाना है एक्स को और माइनस को, तो वो करवा देंगे। तो करवाते हैं, ये बन जाएगा अपने पास x² माइनस का √3x, और माइनस का अंदर गुणा करवाएंगे तो माइनस का, और एक्स का गुणा करवाएंगे तो एक्स, प्लस में क्या है √3। अब आप करके देख लो, इनका जोड़ करके देख लो, माइनस का √3x और माइनस का x, ये देख लो माइनस का √3 + 1x, यही तो बनेगा। वैसे जोड़ नहीं सकते अपने, अगर रूट में हो तो माइनस का √4 बना सकते हैं, लेकिन अब अपने पास तो सिर्फ अलग अलग पद है तो अलग अलग रखना पड़ेगा ना। और गुणा करके देख लो, माइनस का गुणा माइनस से प्लस, और √3x का गुणा x का गुणा x से x² बन गया, और √3 का गुणा x से √3 बन गया। इन दोनों का गुणा ही तो होना चाहिए अपने पास, जो बन रहा है। अब इसमें कॉमन लेना है, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ रहा है, इधर से x कॉमन आ रहा है, दो दो के पेयर बनाते हैं, अपने x कॉमन ले लिया, अंदर बचा x - √3। यहाँ से माइनस का 1 मैं कॉमन ले लूंगा, तो माइनस बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ तो बचा प्लस का x, और यहाँ से माइनस बाहर कॉमन आ गया तो माइनस माइनस प्लस बनता है, यानी यहाँ बच गया माइनस का √3। अब देखिए दोनों जगह अपने पास x - √3 है, यहाँ भी x - √3 है, तो अब x - √3 को कॉमन ले लेंगे, x - √3 बाहर कॉमन आ गया, अंदर बचा x और माइनस का 1। ये अपने क्या आ गए, इसके दो गुणनखंड आ गए। अब इनसे अपने शून्यक निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें शून्यक ज्ञात करने हैं, तो शून्यक निकालने के लिए बराबर शून्यक रख देंगे, बराबर शून्य रख देंगे, तो x - √3 बराबर 0 और x - 1 बराबर भी 0। तो माइनस का √3 इधर जाएगा तो x बराबर बन जाएगा √3, एक तो ये आ गया शून्यक, और दूसरा आ जाएगा x बराबर 1। ये अपने दो इसके शून्यक आ गए। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था, बस रूट देख के और इसमें बड़ा पद देख के आपको घबराना नहीं है, एकदम आसान है, इसको करना जरूर है, छोड़ के मत जाना, रफ में ट्राई करना, और बहुत ही आसान इजी आएंगे। जो रूट वाले होंगे ना वो आसान होंगे उनके मुकाबले, क्योंकि उनमें आपको गुणनखंड ढूंढने पड़ते हैं, और रूट वाले में गुणनखंड दिए हुए मिलेंगे आपको। कोई भी संख्या आ जाए रूट में, आपको कंफर्म बीच वाला पद देख रहे हैं उसमें आपको गुणनखंड मिल जाएंगे ऑटोमेटिक। तो ये अपना इसका 5वें का सॉल्यूशन रहा। अब देखिए छठा प्रश्न, निम्न समीकरण निकाय को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। इससे पहले हमने अपना ये टॉपिक अभी चल ही रहा है यूट्यूब पे, विलोपन विधि वाला, हमने कल परसों ही कंप्लीट किया इसको, तो आसान है ये, तो एकदम कर लेते हैं अभी। देखिए नंबर 6, x + y = 5, ये अपना समीकरण रहने वाला है 1। x + y = 5 समीकरण नंबर 1 हो गया, और दूसरा है 2x - 3y = 4, ये समीकरण नंबर अपना 2। विलोपन विधि में होता क्या है, अपने इस प्रश्नावली में दो विधियां ज्यादातर हमने काम में ली थी। पहली जो थी ग्राफी विधि, उससे तो अपने क्या करना था, समीकरण में x का मान 0 रखो, y का मान आ जाएगा, फिर y का मान 0 रखो, x का मान आ जाएगा। उस प्रकार टेबल बनानी थी, और फिर ग्राफ की मदद से अपने जहाँ पे प्रतिच्छेद करती थी वो आंसर होता था। और उसके बाद थी अपनी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या कर रहे थे, प्रतिस्थापन विधि में अपने एक से, यहाँ से जैसे अभी ये x + y है, इधर से एक को दूसरी साइड ले जाके, यानी एक का मान निकालते थे, चाहे x का निकालो चाहे y का, और फिर वो मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते थे, और फिर उससे अपने मान निकालते थे। और विलोपन विधि में क्या था, एक पद का लोप करते थे, यानी एक पद को गायब करते थे अपने। तो अभी यहाँ पे x + y = 5 है, और यहाँ 2x - 3y = 4 है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि किस पद का विलोप आसानी से हो रहा है, कौन सा पद आसानी से गायब हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं y वाले पद को 3y बना दूं, समीकरण 1 में इसको 3y बना दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये माइनस का 3y, ऊपर बन जाएगा प्लस का 3y, और माइनस का एक प्लस का हो, तब मैं अगर जोड़ूंगा इन दोनों को तो प्लस माइनस एक जैसे हो तो 0, यानी ये पद 0 हो जाएगा, बचेगा अपने पास सिर्फ x + 2x = इधर में जितना भी आएगा। तो हम पहले तो क्या काम करेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे ताकि ये 3y बन जाए। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर क्या बन जाएगा, 3x + y = 5 × 3।
करवाओ गुणा, 3x प्लस 3y बराबर 15। समीकरण नंबर नाम दे दो 3। अब 2 व 3 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं। समीकरण 2 व 3 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 3x प्लस 3y बराबर 15 और ये है 2x माइनस 3y बराबर 4, कट जाएगा, बचेगा 3x और 2x, 5x बराबर 15 और 4 19, यानी x का मान आ गया अपने पास 19/5। और एक पद का मान आने के बाद वो मान दूसरे समीकरण में रखें, अपने दूसरे वाले का मान निकाल लेंगे। तो x का मान 1 में रख देते हैं, आसान है। तो ये बन जाएगा 19/5, x की जगह रख रहा हूँ मैं, 19/5 प्लस y बराबर 5। ये प्लस का है, माइनस में आएगा, यानी y बराबर बन गया अपने पास 5 माइनस 19/5। एलसीएम लेंगे तो y बराबर बनेगा 25 माइनस 19/5, यानी 6/5। ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने इसके उत्तर आ गए। अब देखिए नेक्स्ट 7वां प्रश्न, जो हम 7 से लेके 20 तक के नेक्स्ट वीडियो में अपने करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट में। जो अपना सुपर 30 का वीडियो आने वाला है, हो सकता है कल आ जाए या फिर परसों, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन अगर, क्योंकि सर्दी है अभी, थोड़ा सा माहौल नहीं बन पाता इतना, इस वजह से हो सकता है एक दिन छोड़ के एक दिन डालना पड़े। लेकिन कोशिश पूरी रहेगी। आपको 30 वीडियो मिलेंगे, आपको चाहे कभी भी मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कोई भी डाउट रह रहा हो इसमें, या कोई अच्छा प्रश्न आपको भी मिल रहा हो, कहीं से भी आपके पास अच्छा प्रश्न हो जिसके आप आंसर ना निकाल पा रहे हो, तो वो प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और हमें पर्सनली आप वो भी जहाँ से भी अगर कांटेक्ट में हो तो आप भेज भी सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अगर प्रश्न ना हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो आप थैंक्स भी लिख सकते हो, या कुछ भी जो आपका मन करे आप राय दे सकते हो। तो आपकी जो भी इसमें कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर रहे हो उसका स्वागत रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।